मैं राम यशपाल आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज आपको बताना है प्रिज्म के अपवर्तन के लिए सूत्र या प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र क्या होता है, कैसे निकालते हैं प्रिज्म का अपवर्तन सूत्र, अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं प्रिज्म का, ये आपको बताएंगे। आज आपको इससे पहले हम आपको बता चुके हैं, कक्षा 10 में आपको पढ़ाया जा चुका है कि प्रिज्म क्या है, प्रिज्म कैसे कार्य करता है, इसके विषय में आपको कक्षा 10 में बताया जा चुका है। आप पिछली वीडियो कक्षा 10 की अगर देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं कि प्रिज्म के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज हम आपको प्रिज्म का अपवर्तनांक बताएंगे। आप प्रिज्म में आपको बताया जा चुका है कि प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म एक समांग पारदर्शी माध्यम है, जो समांग पारदर्शी माध्यम है जो दो पृष्ठों से घिरा होता है, जो समतल दो पृष्ठों पर किसी झुके हुए कोण पर झुके होते हैं। क्या होते हैं? किसी कोण पर झुके होते हैं। जब मान लीजिए ABC आपका प्रिज्म है और इसमें कोण A को हम परावर्तक कोण कहते हैं या फिर इसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण या परावर्तक कोण कहते हैं। इन दो समतलों को हम क्या कहते हैं? जो झुके होते हैं उनको परावर्तक तल कहते हैं, अपवर्तक तल कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? अपवर्तक तल कहते हैं, प्रिज्म कोण या अपवर्तक तल कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें प्रिज्म में मान लीजिए एक PQ किरण जाती है, PQ एक किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, तो पहले तल पर इसका अपवर्तन होगा। क्या होगा? और इस पर यन QE क्या है? लंब है। जिस बिंदु पर एक गिरती है, किरण अपतित होती है, उस तल पर यानी QE एक क्या है? एक लंब है, अभिलंब है। तो जो PQ किरण जाएगी अपवर्तन के पश्चात क्या होती है? अभिलंब की ओर थोड़ा मुड़ जाती। यहाँ पर कोण आपका क्या बनेगा? I। क्या बनेगा? कोण I। ये कोण I है और ये कोण क्या होगा? कोण R। क्या है? कोण R। ये दूसरे पृष्ठ पे पहुंचती है। दूसरे पृष्ठ पे पहुंचने के बाद अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करे। कांच से किस में जाएगा प्रकाश? हवा में जाएगा। ठीक है। जब कांच से हवा में जाएगा तो यहाँ पर इसका अपवर्तन मान लीजिए अपतन कोण R' है और इसका ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होगी? अब यहाँ पर दूसरे तल पर अभिलंब क्या है? MRE। क्या है? MRE अभिलंब है। यहाँ पर ये कोण क्या बनाती है? मान लीजिए I' बनाती है। अब हम इसका अपवर्तनांक के लिए सूत्र का निगमन करेंगे। एक चीज और देख लें कि अभी तक आपको ये भी बताया है, जब हम अपतन कोण का मान, हाँ आपको ये बताया गया कि ये किरणें मुड़ करके सीधी इधर और इधर से अपवर्तित होकर के फिर किसकी तरफ चली गई? प्रिज्म के आधार, इसको आधार कहते हैं, प्रिज्म के आधार की तरफ चली जाती हैं। अगर हम आपकी अपतित किरण और ये आपका अपवर्तित किरण को बढ़ाएं, दोनों एक जगह मिलेंगी, यहाँ पर एक कोण बनाएंगी। क्या बनाएंगी? एक कोण बनाएंगी। इस कोण को हम कहते हैं विचलन कोण। क्या कहते हैं? विचलन कोण। और अगर अपतित किरण अपतन कोण का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। क्या होता है? विचलन कोण का मान घटता जाता है। लेकिन इसका अगर एक ग्राफ खींचे हम अपतन कोण का, और मान लीजिए अपतन कोण का ग्राफ है, ठीक है, और ये विचलन कोण, ऊपर क्या है? विचलन कोण। ग्राफ खींचते हैं, मान लीजिए है आपका, ठीक है, अगर ये है आपका मान लीजिए 30 है, 40 है, 50, 30 अंश, 40 अंश और 50 अंश विचलन कोण है। ये आपका 30 अंश है, 40 अंश है और 50 अंश है, ऐसे है। तो जैसे जैसे हम 30 से ऊपर से, मान लीजिए अपतन कोण कितना करते हैं? 30 से ऊपर रखते हैं। जैसे जैसे अपतन कोण बढ़ाएंगे तैसे तैसे मान बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। सॉरी, क्या होगा? ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। जैसे जैसे अपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे, ग्राफ क्या होगा? विचलन कोण का नीचे आएगा। विचलन कोण ग्राफ क्या हो रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन एक कोण ऐसा आएगा जब मान घटना
बंद हो जाएगा, उसके बाद मान क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। अगर विचलन अपतन कोण का मान हम 50 से 60 की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, 30 से शुरू किए हमने 30 के बाद से, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं तो एक स्थिति ऐसी आई कि पर घटता गया, लेकिन अंत में एक ऐसी भी स्थिति आई जहाँ पर मान इसका क्या हुआ, बढ़ना शुरू हो गया। तो वह न्यूनतम अपतन कोण, कौन सा, वह न्यूनतम अपतन कोण जिसमें विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है, उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। तो अल्पतम विचलन कोण की स्थिति में आप समझ लीजिए कि आई और आई डैश का मान इक्वल होता है। कहने का मतलब इस समय अल्पतम विचलन की स्थिति में ये किरणें उत्कीर्णीय हो जाती है, जिस मार्ग से गई हैं उसी मार्ग से वापस अगर आती हैं तो पुनः उसी मार्ग से वापस निकल जाती है। ऐसी स्थिति क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण। अब आपको बता रहे हैं हम कि इसका सूत्र निगमन कैसे करेंगे हम। तो मान लीजिए कि एक इस त्रिभुज में देखें, किसमें, एक इसमें त्रिभुज में देखें, ये इस वाले त्रिभुज में देखेंगे कि कोण डी क्यू आर, त्रिभुज डी क्यू आर में, कौन सा, त्रिभुज डी क्यू आर में कोण डेल्टा मतलब विचलन कोण, जिसे किसे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से विचलन कोण को। ये बहिष्कोण है, क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण क्या होता है, बहिष्कोण आमने सामने कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का बहिष्कोण जो उसके आमने और सामने, दोनों आमने सामने कोणों के योग के बराबर होता है। ये हो जाएगा आपका कि डेल्टा एम, डेल्टा जो इक्वल कितना हो जाएगा, विचलन कोण बराबर हो जाएगा कोण डी क्यू आर, कौन सा कोण, डी क्यू आर प्लस कोण डी आर क्यू, इन दोनों कोणों के बराबर हो जाएगा। और आप देखें यहाँ पर कि कोण डी क्यू ई ये बराबर किसके है, आई के, और ये कोण क्या कहते हैं, कोण डी आर ई, ये किसके बराबर है, आई डैश के। किसके बराबर है, आई डैश के। तो इस कोण डी क्यू आर को हम लिख सकते हैं आई माइनस आर, क्या लिखेंगे, प्लस इसको लिखेंगे आई डैश माइनस आर डैश। इनको अगर हम जोड़ ब्रैकेट हटा दें तो हो जाएगा आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश, इसके साथ जुड़ जाएगी माइनस आर डैश। क्यों, ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं, इसको जोड़ें तो हो जाएगा आई प्लस आई डैश माइनस आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश। ये आपका समीकरण 1 बन गया। क्या बन गया आपका, ये समीकरण 1 बन गया। ये समीकरण आपका 1 है। इसके बाद अब देखेंगे कि जो चतुर्भुज है, जो ये चतुर्भुज है आपका पी डी क्यू ए, क्या कहते हैं, ए क्यू ई आर, क्या चतुर्भुज है आपका, चतुर्भुज है ए क्यू ई आर में। देखें ए क्यू ई आर में, तो कोण ए क्यू ई और कोण ए आर ई 90 अंश। अब चतुर्भुज क्या, चतुर्भुज ए क्यू आर में, ए क्यू आर में, चतुर्भुज ए क्यू ई आर में, चतुर्भुज ई क्यू आर में कोण ए क्यू ई तथा
AR कोण ARE इक्वल 90 क्या है? दोनों समकोण है। क्या है? दोनों समकोण है। आप देख सकते हैं कि AQE ये समकोण है, AEQ समकोण है, तो आप लिख सकते हैं कि AE दोनों कितने होंगे? दोनों एक और चतुर्भुज चारों अंतःकोणों का योग 360 होता है। ये दोनों समकोण है, मतलब कि 90-90 के हैं, तो इसका और इसका जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो आप कह सकते हैं अतः उसको लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण E है ना, इक्वल 180 अंश। परंतु त्रिभुज QRE में देखें, त्रिभुज QRE में कोण R प्लस कोण R डैश प्लस E क्या है? ये बराबर भी 180 अंश होगा। क्यों? इधर देखें कि AR और R डैश है, ठीक है। AR और R डैश में आप देखें ये त्रिभुज है आपका QRE, ये त्रिभुज R प्लस E कोण E, ये 180 अंश होगा। त्रिभुज की तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो ऊपर वाले त्रिभुज की अगर तुलना करें तो कोण A बराबर किसके होगा? R डैश प्लस R के, क्योंकि R डैश प्लस R बराबर प्लस E बराबर 180 अंश और A प्लस E इक्वल 180 अंश। अतः ऊपर के दोनों समीकरण से आप देखेंगे कि A इक्वल क्या होगा? R प्लस R डैश। क्या होगा? R प्लस R डैश, ठीक है। ये आपका एक समीकरण बन गया। समीकरण नंबर आपका बन गया नंबर 2। क्या बन गया? समीकरण 2। और R प्लस R डैश कितना हो गया? 2। और इसके बाद आप देखेंगे कि R प्लस R डैश का मान समीकरण 1 में रखें। R प्लस R डैश का मान अब लिखेंगे R प्लस R डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर R प्लस R डैश का मान क्या आया? यहाँ पर A आया है, ठीक है। तो हो जाएगा कि A प्लस, यहाँ पर समीकरण 1 में क्या है कि R प्लस R डैश है, तो हो जाएगा I प्लस I डैश माइनस A हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I प्लस I डैश बराबर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। क्या होगा? I प्लस I डैश है ना। यहाँ पर हमने क्या किया? इस समीकरण में R प्लस R की जगह क्या रख दिया? A का मान रख दिया, A रख दिया R प्लस R डैश। तो हम क्या करें? I प्लस I डैश माइनस A हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें कि यदि प्रिज्म का कोण अल्पतम स्थिति में है, क्या हो? अल्पतम स्थिति में R जो है R डैश के बराबर होता है, I जो है I डैश के बराबर होता है। अल्पतम स्थिति में क्या होता है? I डैश के बराबर होता है और R जो है R डैश के बराबर होता है। लिखेंगे अल्पतम स्थिति में। किसमें? अल्पतम विचलन स्थिति में। आपको बताया गया कि अल्पतम I जो है I डैश के बराबर हो जाएगी और R जो है किसके बराबर हो जाएगा? R डैश के बराबर हो जाएगा। ये आपको मान लीजिए समीकरण 2 है, 3 है, ठीक है। क्या है? समीकरण 3। तो समीकरण 2 देख रहे हैं आप, और समीकरण 2 के हिसाब से देखें। समीकरण 2 से देखेंगे, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A इक्वल R प्लस R। क्यों? R और R डैश दोनों इक्वल हैं, तो हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा? 2R। ये बराबर हो जाएगा A। R इक्वल कितना हो जाएगा? A/2।
ठीक है, ये आपको मान लीजिए समीकरण 4 है। और इसके बाद और समीकरण 3 से देखें। किससे? समीकरण 3 से। तो हो जाएगा समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से, किससे? 3 से तो हो जाएगा आई प्लस आई प्लस आई, हाँ ये डेल्टा एम, सॉरी ये डेल्टा एम बराबर है, क्या होगा? डेल्टा एम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका आई प्लस आई माइनस ए किसके बराबर है? डेल्टा एम के। इसको लिखा नहीं, सॉरी। तो डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण की स्थिति में? डेल्टा एम बराबर हो जाएगा 2 आई प्लस आई माइनस ए, या 2 आई माइनस ए, या बराबर क्या है? डेल्टा एम। या आप लिख सकते हैं कि 2 आई इक्वल हो जाएगा, आई इधर आकर ए आकर इधर प्लस हो जाएगा डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एम प्लस ए। क्या हो जाएगा? डेल्टा एम प्लस ए आकर के इधर क्या होगा? प्लस होगा। आई इक्वल क्या होगा? आई इक्वल हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। कितना हो जाएगा? अपॉन 2। लेकिन अब अपवर्तन के सूत्र से प्रिज्म का यहाँ लिख देते हैं, ध्यान दें। अब प्रिज्म के अपवर्तन से, किससे? प्रिज्म के अपवर्तन से n इक्वल क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। n इक्वल क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई कितना है? साइन आई इक्वल है डेल्टा एम अपॉन प्लस ए अपॉन 2। आर इक्वल कितना है? ए अपॉन 2। तो यहाँ मान रख देते हैं हम कि साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ आई इक्वल है कि साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बटा ये हो जाएगा साइन आर का मान कितना? ए अपॉन 2। ये आपके प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने का सूत्र हुआ कि ये अपवर्तनांक n बराबर क्या हो जाएगा आपका? साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 बटा साइन ए अपॉन 2। ये किसी भी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, ठीक है। और इसके बाद प्रिज्म के विचल, अगर बहुत पतला प्रिज्म है, बहुत मोटा तो बड़े प्रिज्म के लिए हम पतले प्रिज्म की बात करते हैं। अगर प्रिज्म पतला है तो उसका जो कोण ए है 5 अंश या इससे कम, प्रिज्म पतला है और कोण एक मतलब 5 अंश से कम है उसका ए का मान, तो साइन ए जो डेल्टा एम का मान भी अत्यंत छोटा होगा। साइन तो और साइन डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 इक्वल क्या होगा? लिखेंगे हम डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2। और ऐसी स्थिति में लिख सकते हैं, और साइन ए अपॉन 2 हम लिख सकते हैं केवल ए अपॉन 2 रूप में लिखते हैं। तो हम अब n बराबर अगर इस रूप में लिखते हैं तो n का मान क्या होगा? n बराबर हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए अपॉन 2 डिवाइडेड बाई अपॉन क्या हो जाएगा? ए अपॉन 2। यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। ए देखिए नीचे वाले गुणा होते हैं, इसमें होता क्या है बताएं? इसका इससे गुणा होता है, इसका इससे गुणा होता है, तो हो जाएगा आपका डेल्टा एम क्या होगा? डेल्टा एम प्लस ए इंटू डेल्टा एम, और ए किससे हो जाए? बीच में गुणा होगा, गुणे 2 अपॉन 2 गुणे ए। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 से n बराबर क्या होगा आपका? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको अब हल कर लेते हैं, क्या आएगा आपका? देखेंगे ये n इक्वल हो जाएगा, n को इधर n इक्वल हो जाएगा आपका डेल्टा एम क्या होगा? डेल्टा एम प्लस ए
अपॉन ए। n को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बटा 1 करके, इसको इससे करा कर देंगे, इसको इससे करा देंगे, तो हो जाएगी n a इक्वल डेल्टा m प्लस ए को इस साइड मिला लें तो डेल्टा m इक्वल क्या हो जाएगा, n a माइनस ए, या ए कॉमन ले लीजिए तो n माइनस 1 हो जाएगा। तो पतले लेंस के लिए अगर विचलन कोण निकालना हो, डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण निकालना हो, तो उसका मान क्या हो जाएगा, a इंटू n माइनस 1। n क्या है, प्रिज्म का अपवर्तनांक होता है। इस समीकरण द्वारा हम पतले लेंस का क्या करते हैं, इस समीकरण द्वारा हम किसी पतले लेंस के अपवर्तनांक अथवा विचलन कोण को ज्ञात करते हैं। आज के दिन इस वीडियो में इतना ही। आगे आप लोग जो कुछ भी आपके समझ में ना आए उसको कमेंट करिएगा, बताइएगा, उसको वो सारे के सारे आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। बस, धन्यवाद, थैंक यू।